नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को कहीं का नहीं छोड़ा। तब ये सवाल उठेगा कि आखिर में हो क्या गया जो इस तरह की चर्चा होने लगी। दरअसल मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका डाल रखी है सुप्रीम कोर्ट में, निचली अदालत से यानी राउज एवेन्यू कोर्ट से और दिल्ली हाई कोर्ट से। ईडी और सीबीआई दोनों ही मामले में जो उन्होंने अपनी जमानत याचिका डाली थी वो खारिज हो चुकी है। सो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और वहां अपनी जमानत के लिए दरखास्त लगाते हैं और फिर वहां पर ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा जाता है कि आप बताइए कि ये अब जमानत मांगने आए हैं तो आपका क्या कहना है। उस पर सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल किया है और उसमें जो बातें सीबीआई ने रेखांकित की हैं वो दरअसल ना मनीष सिसोदिया के लिए बहुत ठीक संकेत है और ना ही अरविंद केजरीवाल के लिए। अब ये प्रश्न फिर उठेगा कि आखिर में अरविंद केजरीवाल इसमें कहां से आ गए, तो उस पर तो हम लोग आएंगे, लेकिन पहले जो सीबीआई ने कहा है उसे जान लेते हैं। देखिए, सीबीआई ने दो तीन बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हैं। पहली तो ये कि अभी जो कोशिश चल रही है वो इस बात की चल रही है कि किसी तरह से इंटरिम जमानत मिल जाए मनीष सिसोदिया को उनकी पत्नी के हेल्थ ग्राउंड के आधार पर। और ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है इसमें जितने लोग बिहाइंड द बार हैं उनमें ज़्यादातर लोगों की जो जमानत हुई है अंतरिम जमानत है वो, और उसमें जो आधार रहा है वो स्वास्थ्य का ही रहा है। इसी तरीके से मनीष सिसोदिया ने भी इसे आधार बनाया। तब सीबीआई ने कहा कि ये पहली बार नहीं है, इन्होंने ऐसा ही दिल्ली हाई कोर्ट में भी किया था और वहां पर ये अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत चाहते थे और वहां पर इन्होंने तथ्यों को छुपाया था। और जब तथ्य सामने रखे गए तो इन्होंने अपनी वो याचिका वापस ले ली। और फिर सीबीआई ये भी कहती है कि देखिए, पत्नी उनकी 23 साल से उनका इलाज चल रहा है, तो इसलिए इस आधार पर ये जो जमानत मांग रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात उसमें जो सीबीआई उठाती है वो ये कि दरअसल ये जो मामला है इसकी जांच पड़ताल अब आगे बढ़ रही है और इसमें पंजाब के जो अधिकारी हैं उनकी भी इसमें भूमिका है। इस तरह का दावा सीबीआई ने अपनी जो बात सुप्रीम कोर्ट में रखी है उसमें किया है। और यही चीजें नहीं खत्म हो जाती, सीबीआई फिर आगे बढ़ती है और बताती है कि दरअसल इन्होंने जो न्यू एक्साइज पॉलिसी बनाई वो दरअसल एक खास समूह को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई। उसमें मोनोपोली वाला जो मसला है वो निकलकर सामने आता है। साउथ ग्रुप है, उसी को फायदा पहुंचाने के लिए न्यू एक्साइज पॉलिसी को गढ़ा गया। और ये बात भी उसमें रेखांकित की जाती है कि किस तरीके से तमाम जो ओपिनियन रही, खासतौर से जब लीगल ओपिनियन आती है, और मुझे लगता है कि ये जो लीगल ओपिनियन वाला पहलू है ये मनीष सिसोदिया के और खिलाफ जा रहा है। क्योंकि देखिए, इसमें जो लीगल ओपिनियन ली गई थी उसमें आप ये कहें कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश की थी और जो बड़े वकील रहे हैं उनकी थी। तो स्वाभाविक बात है जब इस तरह की चीजें कोर्ट के सामने रखी जाती हैं तब ये एक संदेह तो पैदा होता ही है कि आखिर में क्या वजह रही जो इतने बड़े बड़े जो संविधानविद हैं, कानूनविद हैं, जब वो इस पक्ष में थे कि जो पुरानी एक्साइज पॉलिसी है उसी को आगे बढ़ाया जाए, तब आखिर ये न्यू एक्साइज पॉलिसी क्यों लाई गई। और दरअसल जब ये सवाल उठता है कि क्यों लाई गई, तब जो तमाम दलीलें सीबीआई की तरफ से या ईडी की तरफ से पेश की जाती रही हैं और सीबीआई ने जो फिर एक तरह से कहें कि रखा सुप्रीम कोर्ट में, वो यही कि ये चंद लोगों के हाथों में ये पूरी चीजें सौंपने की एक कवायद थी न्यू एक्साइज पॉलिसी, इसलिए इनकी मंशा पर संदेह खड़ा होता है। और आप देखिए कि
मनीष सिसोदिया पर इस बात का आरोप है कि ये जो पूरा ताना बाना बुना गया, उस ताने बाने के शिल्पकार यही है। हाँ, ये बात ठीक है कि जो चार्जशीट आई है, आरोप पत्र आया है ईडी का, उस आरोप पत्र में अरविंद केजरीवाल की चर्चा जरूर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहीं आरोपी तो है नहीं। हाँ, ये जरूर उसमें निकल कर आता है कि ये उनका ब्रेन चाइल्ड है, और फिर ये भी बात उसमें निकल कर आती है किसी अरविंद को जो मिला था, आप ये कहें कि न्यू एक्साइज पॉलिसी का ड्राफ्ट वगैरह, या उसमें क्या क्या चीजें जोड़नी है, वो सब वहीं मिली थी जब मनीष सिसोदिया ने इनको फोन करके बुलाया और वहां पर अरविंद केजरीवाल मौजूद थे और उन्होंने कहा कि इस तरह से होना चाहिए। ये तमाम चीजें तो हैं, लेकिन उसमें आप देखें कि अरविंद केजरीवाल कहीं आरोपी नहीं है। अब आगे क्या होगा ये एक अलग मसला है, किस तरीके से एजेंसियां इस मुद्दे में आगे बढ़ेंगी और उसमें अरविंद केजरीवाल की जो भूमिका है वो कैसे तय होगी, ये तमाम प्रश्न तो है ही है। लेकिन सीबीआई जो कह रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो दरअसल बड़ा मसला है। वो इसलिए भी चूंकि अरविंद केजरीवाल को अब जो कुछ उम्मीद बची है वो सुप्रीम कोर्ट से बची है, क्योंकि अगर वहां से इनकी जमानत याचिका खारिज होती है तब मनीष सिसोदिया के लिए कोई विकल्प बचेगा नहीं। और वहां जो तमाम तरह के की बातें सीबीआई ने रखी हैं, उसमें एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि मनीष सिसोदिया बड़े ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है और अगर ये बाहर आते हैं तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। और जो आप ये कहें कि इनका खिलाफ जो बातें जाती हैं मनीष सिसोदिया के, उसमें जो बड़ी चीज है वो सबूतों के नष्ट करने वाला मसला। ये आप एक तरह से देखें तो उन्होंने ये माना भी कि हाँ हमने एक फोन नष्ट किया था। ये स्वीकारोक्ति जो है ये एजेंसियों ने अपने चार्जशीट में इस बात की चर्चा की है। ये बड़ी चीज है। खबर भी इस तरह की आई कि हाँ उन्होंने ये माना कि फोन उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। ये अपने आप में जो उन्होंने कहा ये बड़ा सबूत बन जाता है कि नहीं, इस तरीके का जो है इनका अपना इतिहास रहा है जिसमें ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और उसको नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि इनका जो इतिहास है वो तो यही बता रहा है, खास तौर से दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले में। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, खास तौर से फोन वाला जो मसला है, इसको लेकर ईडी हो या सीबीआई ये बराबर कहती रही है कि दरअसल कई चीजें हैं जो इधर उधर हुई हैं, जिसमें आप देखिए कि कविता वाले मसले में भी यही बात थी कि कई फोन हैं जो फोन नष्ट किए गए और इस बात को तो बाकायदे आप ये कहें कि उसका माना भी गया था जो ईडी के सामने जो तमाम बयान वगैरह हुए हैं और उन बयानों में इस तरह की बातें आई हैं। तो अब ये जो सीबीआई ने कोर्ट के सामने और भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी है, तो स्वाभाविक है कि अब मनीष सिसोदिया के लिए जो संकट है वो बड़ा है और ये देखने वाली बात रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। चूंकि सीबीआई ने तो अपनी बात रखी है, ईडी भी अपनी बात रखेगी और उसके बाद में ये तय होगा कि क्या वाकई में इन्हें अंतरिम जमानत या जमानत मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से एजेंसियां पक्ष रख रही हैं वो तो संकेत यही देता है कि मनीष सिसोदिया का संकट जो है वो बढ़ सकता है।